आप सभी को नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जगन्नाथ मिश्रा और हमारे यूट्यूब चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज आप सभी जिसको देख रहे हैं वो हैं हमारे हरैया के क्षेत्राधिकारी सीओ साहब श्रीमान शिव प्रताप सिंह, जिनके आज जीवन के बारे में, व्यक्तिगत जीवन के बारे में जानने की कोशिश करेंगे कि आपने ये उपलब्धि कैसे हासिल की अभी तक। थोड़ा सा कोरोना काल चल रहा है, इसके बारे में थोड़ा सा जानना चाहेंगे कि इसमें आपने क्या जनता के लिए क्या व्यवस्थाएं की हैं कोरोना से बचने के लिए अभी तक जो भी है। इन तमाम सारे प्रश्नों का उत्तर देने के लिए हमारे साथ सीओ साहब जुड़ रहे हैं। सर, आपका हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर, हम थोड़ा सा शुरुआत में पहले आपके बचपन के बारे में जानना चाहेंगे, छात्र जीवन के बारे में कैसा रहा ये जीवन आपका। सर, मैं अपने बचपन के विषय में बताना चाहूँगा कि मेरा नाम शिव प्रताप सिंह, मेरे पिता का नाम स्वर्गीय श्री शिव कुमार सिंह, ग्राम कोरे रामा चाहा, जनपद सुल्तानपुर का मूल निवासी हूँ, जो अब अमेठी जनपद में नवनियुक्त सृजित जनपद अमेठी हो गया है, वहाँ का मूल निवासी हूँ। मेरा घर ग्रामीण अंचल में पड़ता है। मैं शुरुआत में अपने परिवार में 2 भाइयों में सबसे छोटा भाई और 2 बहनें थीं। मेरे पिताजी नौकरी करते थे, लेकिन दुर्भाग्यवश मेरे बड़े भाई का निधन हो गया था, तो वो नौकरी छोड़ के चले आए। फिर हम लोगों की परवरिश ग्रामीण अंचल में ही सारा खेती का था। हम लोग पढ़ रहे थे ग्रामीण अंचल के स्कूलों में, और पढ़ते पढ़ते जब ग्रेजुएशन में पहुंचा तो मुझे वर्दी के प्रति बहुत लगाव हुआ। लोगों को देखता था तो बहुत जिज्ञासा होती थी कि इसी तरह मुझे भी अफसर बनना है। ग्रेजुएशन करने के उपरांत मैं LLB में एडमिशन लिया, तभी पुलिस की भर्ती आई और मेरा रिक्रूटमेंट कांस्टेबल पर हो गया। मैं आरक्षी पद पर भर्ती हो गया 10/10/84 को, और क्योंकि स्पोर्ट के प्रति भी मेरा बहुत लगाव रहता था, रेसलिंग और वॉलीबॉल खेलता था, ग्रामीण यूनिवर्सिटी स्तर पर खेला। फिर मेरा चयन फर्स्ट अटेम्प्ट में ही आरक्षी पद पे हो गया, और उसी में मैं फिर स्पोर्ट्स में रहने लगा। उसमें फिर प्रमोशन होता गया और धीरे धीरे मैं इस पद पर आज उपस्थित हूँ। यहाँ तक कि मुझे सारे अपने जो भी कोर्सेज रहे, सब इंस्पेक्टर का, RSI का, उसमें प्रथम पोजीशन प्राप्त हुआ उत्तर प्रदेश पुलिस की तरफ से। मेरा कोई फायदा नहीं था, मैं अपनी मेहनत को सतत हमेशा कोई नहीं था? नहीं, कुछ नहीं, बस मैं आपको जिज्ञासा मिली हो कि बस ऐसे फील्ड में देख करके, क्योंकि उस समय परिवार में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था जो मुझे मोटिवेट करता। सब अपने अपने जीवन के अपने अपने संघर्ष कर रहे थे। मेरी आदत थी कि मैं परिश्रम को अपना मूल मंत्र समझा कि मैं अगर कहीं भी परिश्रम करूंगा किसी भी क्षेत्र में तो मुझे सफलता मिलेगी। पहले हम लोग खेती में किए परिश्रम, तो खूब बढ़िया कल्चरल को, किसान के घर से हैं, और पूरा दोनों भाइयों ने इतना परिश्रम किया। फिर आगे आगे बढ़ते गए, ईश्वर की कृपा हुई, भाग्य ने साथ दिया कि आज मुझे इस पद पर अवसर मिला कार्य करने का। मैं उन सब का, अपने क्षेत्र के, अपने दोस्तों को, यारों को, रिश्तेदारों को, सबको बहुत बहुत तहे दिल से, जिन्होंने मेरे लिए आशीर्वाद दिया, प्रार्थना किया, सबका आभार। सर, थोड़ा सा हम इसकी जो प्रक्रिया होती है चयन की, ये आज के जो स्टूडेंट हैं या जो पुलिस बनने जाना चाहते हैं, एक ऐसा भी तबका है जिनको थोड़ा बाहर के बारे में कम पता चलता है। बहुत लोगों के पास में स्मार्टफोन नहीं रहता है, तो वो थोड़ा सा परेशान होते हैं कि मैं इसके बारे में कैसे पता लगाऊँ। थोड़ा सा ये हम जानना चाहेंगे सर। अब बहुत अच्छी पारदर्शी प्रक्रिया भर्ती बोर्ड नियुक्त कर दिया गया है अलग से। पहले संबंधित जनपद के कप्तान लोग भर्ती करते थे, अब बहुत पारदर्शी प्रक्रिया हो गई है। हम नवयुवक साथियों को ये संदेश देना जो इस बल में आना चाहते हैं, बहुत अच्छा अवसर होता है सेवा करने का। सबसे प्रथम विज्ञप्ति जारी होती है, तो उसको देख करके फॉर्म भरने, उनकी जो भी उसमें ड्यूटी रहती है, लिखा रहता है क्या योग्यता होगी, क्या जन्मतिथि होगी, वो सब जो उसके अंदर आते हैं वो फॉर्म भर दें। फिर परीक्षाएं होती हैं,
परीक्षाएं हो रही हैं आज बहुत पारदर्शी तरीके से। फिर उनकी प्रक्रिया में जो होता है उनका मापदंड है कि मेडिकल और मेजरमेंट की प्रक्रिया जी। पूरी की जाती है। और मैं बस इतना कहना चाहूँगा उन नवयुवक साथियों को कि जो भी इस बल में आना चाहते हैं मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ हों, जी। कहीं सोच सरपारस लगाने की अब ज़रूरत नहीं है। जो अच्छे हैं, शिक्षित हैं, योग्य हैं, उनकी अपनी मेरिट पे उनकी चयन हो जाएगा। बहुत अच्छी ट्रांसपेरेंट व्यवस्था इस समय लागू है। जी। सर जब आप पुलिस बल में नहीं आपने ज्वाइन नहीं किया था, युवा की पढ़ाई कर रहे थे, उस टाइम पे तब भी अपराध होता रहा होगा सर। आप सुन रहे होंगे कि यहाँ अपराध हुआ, वहाँ अपराध हुआ। फिर जब आपने पुलिस बल ज्वाइन कर लिया, आप भी एकदम ईमान थे सर आप उस टाइम पे, तो सर ये अपराधियों के लिए कैसी मानसिकता थी आपकी? एक चीज़ मुझे बहुत मैं एक दो बार जी। गया पुलिस में हम लोगों में पारिवारिक झगड़ों को लेकर सोशल झगड़ों को लेकर के पुलिस आई। तो मैंने देखा कि जो है कि पहली सहायता अगर कोई कर सकता है तो पुलिस कर सकती है। जी। ये मेरे ध्यान में था और ईश्वर की कृपा से इस बल ने मेरे साथ कोई ऐसी घटना नहीं घटी हुई कि जो मुझे प्रभावित किया हो। लेकिन मेरा ये मानना था व्यक्तिगत आज भी अपने आचरण में लागू करती कि कोई भी पीड़ित आ रहा है तो उसकी बात अच्छे से सुन लें। अगर अपने स्तर से है तो उसकी सॉल्व करा दें, नहीं है तो उच्च अधिकारियों तक उसकी प्रॉब्लम को बताएं। आज भी बहुत सारे अफसर बहुत अच्छे हैं जो इस क्षेत्र में अच्छा काम कर रहे हैं। हाँ, इतना बड़ा लंबा परिवार है, मैं सबकी तो नहीं गारंटी ले सकता हूँ, लेकिन जहाँ तक मुझे है कि लोग बहुत बेहतर कर रहे हैं और आगे उम्मीद है कि निरंतर इसमें सुधार। सर जब से आप इस पद पे तैनात हैं वहाँ पे सर, ये अपराधियों के खिलाफ में आपकी सर क्या रणनीति होती है? जैसे कहीं जब किसी अपराधी को आप देखते हैं तो फिर कैसे आप उसके खिलाफ एक्शन? दो चैलेंज होता है इस विभाग में, मैं आकर के सीखा। जी। एक तो कुछ पता नहीं होता, अपराध हो गया, किस मास्टरमाइंड से कितना शातिर अपराधी है, उसने किस तरह से दिमाग लगा करके जी। अपराध किया। दूसरा उसका पहलू होता है कि हम कितनी हमारी योग्यता है उसको हम कितना जल्दी से जल्दी और सही तरीके से वर्कआउट करें। जी। दो चैलेंजिंग पहलू होता है, बहुत चैलेंजिंग होता है अंधेरे में तीर चलाना। लेकिन कहावत है कि अपराधी कितना भी शातिर हो कुछ न कुछ एविडेंस छोड़ जाता है। जी। सर्वप्रथम हमारे जो उच्च अधिकारियों ने सिखाया कि घटना का निरीक्षण बारीकी से करना, आसपास के लोगों से पूछ करना और जो फॉरेंसिक इवेंट हैं, न्यायालयिक साक्ष्य उनको कलेक्ट करते हुए उन्हीं के आधार पर हम लोग आगे बढ़ते हैं जी। और अधिकतर सफलता मिलती है। इस क्षेत्र में जब आया तो बहुत चैलेंजिंग थी हर तरीके से, क्रिमिनल दृष्टिकोण से और आपराधिक गतिविधियों से, बॉर्डर क्षेत्र होने के माध्यम होने में। क्योंकि सर कई बार मामला एकदम आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है, उस सिचुएशन को कैसे हैंडल करते हैं सर? निश्चित तौर पे हम भी मनुष्य हैं, हमारे अंदर संवेदनशीलताएँ हैं, जी। क्रोध भी है, लेकिन उसी क्रोध पे काबू करना इस ट्रेनिंग का एक पार्ट होता है कि कैसे विषम परिस्थितियों में कार्य किया जाए। हमने अपने उच्च अधिकारियों से देखा, सीखा, ट्रेनिंग में सीखा और मौके में निरंतर प्रयास करता हूँ कि कितना भी क्योंकि पीड़ित होता है वो कुछ भी बोल देता है, जी। जी। उस समय अपने आप को संयम रखना और उसको शांत रखना, ये दो बहुत चैलेंजिंग होता है। इसमें काम किया जाता है, संतुष्ट किया जाता है। और अभी आपने हाल में देखा कि यहाँ एक इंजीनियर की हत्या हो गई थी, बाहुबली पाठक ने किया था। उसके घर वाले एकदम एक्साइटेड थे कि अगर नहीं एक दिन में हो जाएगा तो मैं धरना करूं, लेकिन मैं उनको परिवार को विश्वास दिलाता रहा और विदिन 2 डेज के अंदर हम लोग मेहनत करके सही मुलजिमों को पकड़ा, उनको जेल भेजा। तो निश्चित तौर पे चैलेंजिंग रहता है। सर आपको कभी गुस्सा आता है? मैं भी पहले आपको बताया कि मनुष्य हूँ, वो सारे गुण अवगुण मेरे अंदर भी विद्यमान है। बस एक है कि उसमें विवेक कंट्रोल करता है, बुद्धि इन पर नियंत्रण रखती है और कोशिश करता हूँ कि इस पर निरंतर कूल डाउन रहूँ। जी। क्रोध निश्चित तौर पे आता है और इस पर संयम रखने के लिए सर जब से आप ड्यूटी कर रहे हैं तब से आज तक ऐसा सर कोई खास कठिनाई आई हो, कोई खास दिक्कत हुई हो जो आपको बहुत ज़्यादा उससे फील हुआ हो कि
वाकई में ये बहुत, चाहे खुशी का टाइम हो चाहे कठिनाई का टाइम हो, दोनों कुछ यादगार पल अगर हो तो सब एक इंसिडेंट का मैं उल्लेख करना चाहूँगा। मेरी नियुक्ति पीएससी में थी, रुद्रपुर 31 बटालियन में। जी मैं घर से वापस जा रहा था, उस समय आतंकवाद चरम सीमा पे था जी और एक बस को हाथ दिया, उसने रोका और जैसे मैं चढ़ने की कोशिश किया तब तक वो आगे बढ़ा के लेके चला गया। जी और आगे जा कर के उस बस को 2200 आदमी को 22 उसमें सवारी थे, रामपुर तिराहे पे उनको सामूहिक हत्या कर दिया था, आतंकवादियों ने गोलियों से भून दिया था। जी तो मैंने ईश्वर का थैंक किया कि जो होता है अच्छे के लिए, अगर वो बस नहीं छूटी तो शायद मेरा भी वही हाल होता जो 22 मुसाफिरों का हुआ। ईश्वर कहीं न कहीं वो शक्ति है जो आपको किसी न किसी बहाने प्रेरणा देता रहता है और आपके जीवन की रक्षा करता है। बहुत ऐसे पल हैं जो इस जीवन में मिले, लेकिन जाको राखे सानी मार सके को वाली कहावत चर्चा सत्य होती है। हम सब इसीलिए कहीं न कहीं उस दिव्य शक्ति के पूजा करते हैं, मन में श्रद्धा रखते हैं। सर, जब से आप सीओ बने हैं, सीओ के पद ये बहुत बड़ा पद और बहुत गंभीर पद होता है सर। आपके अंडर में सर 3 थाना आता है, इतनी बड़ी तहसील है हरैया, छावनी है, परशुरामपुर है, हरैया थाना। तो जब सर बहुत सारे लोग सबसे पहले थाने पर जाते हैं, वहाँ पे सुनवाई नहीं होती है, कई बार बहुत सारी स्थिति राजनीतिक दबाव हो जाता है, बहुत सारे दबाव के कारण कई बार जब नहीं सुनते हैं थानाध्यक्ष तो लोग आपके पास आते हैं, फिर आप उनके प्रति या जो सुनवाई नहीं होती है इन सबको मिला के कैसा एक्शन लेते हैं, आप कैसे सोचते हैं, फिर इसको हैंडल कैसे करते हैं? एक बात मैं करेक्ट करना चाहूँगा कि हरैया सर्किल में 5 थाने आते हैं। जी परशुरामपुर, पैकोलिया, गौर, छावनी, जी हरैया, ये 5 थाने आते हैं और 5 बहुत बड़ी सर्किल है। निश्चित तौर पे जनता बेसिक उनका स्टेशन होता है थाना, अपने स्थानीय थाने पे जाते हैं, अपनी कंप्लेंट करते हैं। कभी कभी हो सकता है, मैं इस चीज़ को इग्नोर नहीं करूँ, यद्यप सबको निर्देशित किया गया उच्च अधिकारियों कि जो भी पीड़ित आगंतुक आवे, एक हेल्प डेस्क बनाया गया है कि उनकी बात सुने और निराकरण करें, नहीं हो सके तो उच्च अधिकारियों को रिकमेंड करें। लेकिन जब वो संतुष्ट नहीं होता तो ऊपर जाता है। जब हमारे यहाँ आता है तो मैं बेसिक काम है उसकी पहले समस्या को सुनता हूँ और सुनने के बाद फिर संबंधित थानाध्यक्ष से बात करता हूँ और फिर दोनों के बीच में उसको समझाता हूँ। अधिकतर प्रकरण राजस्व के रहता है, उसका मानना रहता है कि ये काम पुलिस कर सकती है, जबकि उसमें मुझे कोई अधिकार नहीं होता है। उसकी बात को लेकर के जिला मजिस्ट्रेट महोदय को मैं रिकमेंड करता हूँ कि मैं आपकी एप्लीकेशन लेकर के राजस्व को ले जाकर के वहाँ अधिकतर संतुष्ट हो जाते हैं। अब कुछ ऐसे भी हैं कि उनका मानना रहता है कि नहीं पुलिस ही करेगी इस काम को, तो उनको समझाना थोड़ा कठिन होता है, लेकिन मानते हैं। नहीं जाते हैं तो अगले स्टेज पर पुलिस अधीक्षक महोदय, अपर पुलिस अधीक्षक महोदय हेडक्वार्टर में बैठते हैं, वहाँ से जा करके। नहीं सर, कुछ कंप्लेन ऐसे होते हैं जो होना चाहिए फिर भी वो 2-3 दिन 4 दिन लटक जाता है। कुछ ऐसे भी मामले आ जाते हैं जिनको पुलिस को एक दिन अपने स्टेशन पर रखना चाहिए, 2-4 दिन रख लेते हैं। बहुत सारे ऐसे एक्सेप्शन केस आ उच्च जाते हैं। अधिकारियों तो की इन तरफ सब मामलों को कैसे आप डील करते हैं? उच्च अधिकारियों की तरफ सख्त निर्देश है किसी को थाने पर न बैठाया जाए। जी। अगर किसी को चालान करना है तो सेम डे ही 24 घंटे के अंदर उसको तत्काल न्यायालय भेजें। हाँ, कतिपय अगर कहीं से ऐसी शिकायत मिलती है तो हम लोग स्वयं जा कर के देखते हैं, उससे मिलते हैं। टेलीफोन करता है तो हमेशा शिवजी नंबर पे उसको अटेंड करते हैं, उसको वहाँ बताते हैं। इस प्रक्रिया में 112 नंबर है, जैसे रात में भी लोगों ने कर देते हैं कि सर मेरे घर पे, तो मेरे द्वारा बताया जाता है कि 112 नंबर करिए, मैं संबंधित थाना को बता रहा हूँ और बात भी करता हूँ। जी। हाँ, इतना बढ़िया परिवार है, अगर किसी ने कहीं कोई गलती किया होगा तो निश्चित तौर पर उसके खिलाफ कार्रवाई भी है, लोग दंडित भी हुए हैं। और ये स्पष्ट निर्देश है हमारे पुलिस अधीक्षक महोदय का, IG रहे सर का, कि किसी को थाने पे ना बैठाया जाए, पूछताछ के ले जाया जाए तो पूछताछ करके नहीं छोड़ा, क्योंकि एक प्रक्रिया है वो करना पड़ता है किसी अपराध की जानकारी के लिए, ताकि निर्दोष और जो सम्मानित व्यक्ति हैं उनको आधारपूर्वक पुलिस पूछताछ करते हैं। सर, बहुत अहम क्वेश्चन है हमारे पास कि जब से आप ड्यूटी कर रहे हैं अभी तक सर पुलिस के बीच में और जनता के बीच में सीधा क्या रिश्ता होता है, आपने अभी तक क्या खुद से फील किया है? लेकिन मेरे साथ तो बहुत अच्छा अनुभव रहा, क्योंकि मैं जनता में स्वयं जाता हूँ। जी।
मैं उन अफसरों में से नहीं हूँ कि बैठ करके बुला लिए मीटिंग कर लिए। मैं गांव में भी जाता हूँ और संजोग से मेरे साथ में जो मेरे अधिकारी हैं जॉइंट मजिस्ट्रेट्स, उनको भी कहा, वो भी बहुत कहते हैं। हम लोग गांव में जब जाते हैं तो 10-5 आदमी से मिलते हैं, उनसे उनकी जुनून प्रॉब्लमों को समझने की कोशिश करते हैं। और निश्चित तौर पे उनका ही सहयोग था। तो इतने बड़े जब हरैया में मैं आया तो ये NRC, राम मंदिर, कोरोना जैसे नाना प्रकार की बहुत भीषण समस्या आई और कांवड़ यात्रा, सब में इतना सहयोग किया। हम जानते हैं कि अगर ये संबंध ही थे मेरे मधुर कि हम लोग उनकी बात सुनते रहे, और इस कारण से वो आगे बढ़ कर के आज भी लोग देखो बात करते हैं, संवाद करते रहते हैं। मैं स्वयं बात करता हूँ और कोशिश करता हूँ कि अगर कोई 20-25 किलोमीटर दूर से हेडक्वार्टर तक आया, अगर मैं कमरे पे भी गया हूँ तो मैं कहता हूँ बैठो मैं आ रहा हूँ। मेरे दिल में ये बात रहती है कि 30 किलोमीटर से चल करके आया, अगर मैं बात सुन लूँगा तो उसको आत्मसंतुष्टि, इसी भावना के साथ मैं रहता हूँ। कार्य करते हुए हो सकता है अनभिज्ञता के कारण गलती हो गई हो, लेकिन जानबूझ कर की रतन या मैंने वर्दी के आवेश में इस तरह का कभी न चेष्टा किया हूँ, न ईश्वर से प्रार्थना करूँ कि इस तरह का मेरे मन में कभी भावना उपजे। मैं जनसेवक हूँ और जिस तरह मेरे साथ हुआ उसी तरह मैं सबके साथ करने की कोशिश। सर, ये कोरोना काल इतनी भयानक स्थिति, गड़बड़ स्थिति चल रही सर हमारे देश को मिला के, या फिर पूरे विश्व पर ये संकट छाया हुआ है। क्या संदेश आप क्षेत्रवासियों को इसके? मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ इसमें कि बस्ती पूर्वांचल का द्वार कहा जाता है जी। लगभग कई लाख प्रवासी देखो देश विदेश से, अन्य शहरों से इसी द्वार से होकर के देवरिया, बिहार, आसाम, बंगाल सब इधर से ही गए। हाँ, हम लोगों को बॉर्डर पे उनको स्क्रीनिंग करना, उनके भोजन की व्यवस्था करना, करीबन 1.5 महीना कंटिन्यू हर आदमी से कांटेक्ट रहा, उनके साथ में रहा। शायद कहीं न कहीं हम भी संक्रमित हुए होंगे, लेकिन मेरा नियमित उन लोगों के साथ संवाद करना, उनकी स्क्रीनिंग कराना, उनको किट देना, उनको राजस्व टीम के साथ, उपजिला मजिस्ट्रेट के साथ में हम दोनों आदमी IAS अफसर होने के बावजूद वो साथ में मेरे लगातार बने रहते थे और उनका मार्गदर्शन मिलता रहता था। हम दोनों आदमी लगातार उनसे करते। आज भी चाहे उनको क्वारंटीन करना हो, चाहे उनकी जांच कराना हो, पुलिस तो हमेशा साथ, लेकिन प्रभु की कृपा थी और मेरा नियमित अभ्यास है कि हम शारीरिक रूप से आज भी योगा और कुछ ना कुछ करते रहते हैं, 2 घंटा 1.5 घंटा टाइम निकाल कर। इसी कारण से आप सबका आशीर्वाद है कि मैं संक्रमित नहीं हुआ। और मैं अपने सभी हरैया क्षेत्र के वासियों साबित अपने जनपद के वासियों से ये अनुरोध करूंगा कि नियमित अभ्यास योगा करते रहें, जो भी एक्सरसाइज करते हैं, और अपने आप को संक्रमण से बचाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, जितना सा ज़्यादा से ज़्यादा स्वच्छता हो सके रखें, और अपने आप को सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन करें। वही सबसे लिए उनके बचाव का रास्ता होगा। कोई स्पेसिफिक दवा नहीं है, कोई ऐसा मंत्र नहीं है। लोग कह रहे हैं कि गर्म पानी पीना, काढ़ा पीना, ये ठीक है, आयुर्वेदिक दवा है, नुकसान नहीं करेगा, नियमित सेवन करिए, इस पर आपको स्वस्थ रखेगा। सर, युवाओं को क्या संदेश दे रहे हैं, क्योंकि आपकी सफलता, आप सफल हैं, तो अपने राज को थोड़ा सा बताइए और उसी में कनेक्ट करके थोड़ा सा संदेश दीजिए कि कैसे लोगों को करना चाहिए। मैं उन सभी युवा साथियों को जो इस वर्ग में आना चाहते हैं या कहीं भी नौकरी करना चाहते हैं, किसी पद पे जाना चाहते हैं, मेरी समझ में जो मैं अभी तक निचोड़ समझ पाया अपने व्यक्तिगत लाइफ में, वो है परिश्रम। परिश्रम आप किसी भी क्षेत्र में, अध्ययन का क्षेत्र हो, कृषि का क्षेत्र हो, व्यवसाय का क्षेत्र हो, कहीं भी अगर आप परिश्रम सच्चे मन से करते हैं तो मेरा अपना मानना है कि आपको सफलता अवश्य मिलेगा। बाकी ठीक है, आपकी कहीं से कोई एड मिल जाता हो वो आपके अलग की बात है, लेकिन उसमें जो आपका मुख्य किरदार होगा वो आपका कर्म होगा, आपका सत्कर्म होगा, आपका परिश्रम होगा। इसके अलावा मेरी समझ में तो नहीं है कि आपको कोई सफलता दिला सकता है। और आज के नवल परिवेश में डिजिटल ज़माना है, हर चीज़ पारदर्शी तरीके से हो रहा है। हम सब से आप लोगों से अपील करेंगे कि आप किसी भी क्षेत्र में जाना चाहते हैं, तन मन से आप परिश्रम करें, यही आपकी सफलता का
दोस्तों, अभी तक आप क्षेत्राधिकारी हरैया श्रीमान शिव प्रताप सिंह जी को सुन रहे थे, जो कि आप सभी ने यह सुना, उनके व्यक्तिगत जीवन के बारे में जाना। अभी जैसा कि सर ने बताया कि मेरा कोई गॉडफादर नहीं था, मैं भी एक किसान का बेटा हूँ, किसान की फैमिली से था और मेहनत करके बिना कोई सपोर्ट के, गॉडफादर भी कोई नहीं था, मेरा कोई अकाउंट बहुत विशेष रूप से नहीं था, मेहनत के बल पे सर यहाँ तक पहुँचे हैं इस पद पर। तो दोस्तों, बहुत ज़्यादा कुछ आपको समझाने की ज़रूरत नहीं है, आप केवल इस वीडियो से इतना समझिए कि आपका कोई गॉडफादर आपके पेट पर कोई हाथ रखने वाला नहीं है। परिश्रम सफलता की कुंजी है और आप परिश्रम करेंगे, अपने ऊपर भरोसा रखेंगे तो निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। कोरोना महामारी का दौर चल रहा है, तो इसमें भी थोड़ा आपको अभी बचने की ज़रूरत है, घर पे रहें, सुरक्षित रहें। सर ने जैसा कि अभी सब कुछ जानकारी आपको दे दिया है, मुझे बहुत ज़्यादा कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। सर, आप हमारे साथ जुड़े और बहुत सारे प्रश्नों का उत्तर दिए सर, इसके लिए हृदय की गहराइयों से धन्यवाद। क्योंकि सर आप पहले सीओ साहब हैं जिसके साथ मुझे बहुत कुछ सीखने का मौका मिला, इस खास बातचीत का मौका मिला। तो सर बहुत बहुत धन्यवाद आपको हमारे साथ। आपको भी